इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और संग सूहो उससे फाइट कर रहा है। वो एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो एक किक से ही मर जाता है। सूहो सोचता है कि मैं इतना ताकतवर कब से हो गया। फिर वो देखता है एक आदमी जिसको सूहो ने ब्लैक आर्मर दिया था, वो इजीली मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सूहो ये देखकर मन में कहता है, लगता है मुझे इनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। शायद ये शेडो आइटम्स उन स्टेट्स को बढ़ाते हैं जो हंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर वो कहता है, अराइज, जो स्किल्स मुझे थोड़ी देर पहले जॉब चेंज के साथ मिली थी, शेडो क्रिएशन, उससे मैं शेडोस का यूज करके चीजें बना सकता हूँ। मुझे शेडो सोल्जर्स की इन्फो से जो भी मटेरियल्स चाहिए वो ढूंढता हूँ, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़कर फिर से उसे जोड़कर अपनी मर्जी का आइटम बना लेता हूँ। जो आर्मर्स मैंने बनाए थे वो अलग अलग ग्रेड के थे, लेकिन जो गॉन्टलेट मैंने बनाया उसका ग्रेड सिर्फ कॉमन निकला। इसका मतलब हाई ग्रेड आइटम बनाने के लिए मुझे मटेरियल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तभी स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। सूहो का लेवल है 42, क्लास इरेगुलर व्हाइट शेडो, टाइटल द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी, एक्टिव स्किल्स रूलर्स अथॉरिटी, शेडो एक्सट्रैक्शन, स्टॉर्म स्लैश, शेडो क्रिएशन, शेडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोर शेडो आइटम। और सूहो सोचता है कि इस जॉब चेन टाइटल का मतलब क्या है। तभी वहाँ कोई जंप करके आता है और ये है पार्क डोजिन। वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। नीचे की जमीन भी टूट गई है और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं और वो कहता है एम्प्लीफिकेशन, जिससे सारे पत्थर एम्प्लीफाई हो जाते हैं और वो उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत शौक होते हैं और वो सूहो को देखकर स्माइल करता है और ये सब सूहो के अंकल देखते हैं। वो सूहो को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वू जिन चुल को चोई जोंगिन का कॉल आता है। वो बताता है, तुमने ब्रॉडकास्ट देखी, ब्लैक मास्क वाला वापस आ चुका है। फिर हम हंटर ताग्यू को देखते हैं जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उसे। वू जिन चुल उन्हें बोलते हैं, तुम सबको फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं चोई जोंगिन से बात कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा। ताइग्यू कहता है, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। मुझे पता है वो एक क्रिमिनल ही है जिसका स्टारडस्ट से कोई तो नाता है और उसने ली मिंग सुन को भी मारा था। यह सुनकर चोई जोंगिन कहता है, हाँ ये सुनकर सही तो लग रहा है, पर मैं उसे एक क्रिमिनल नहीं मानता। हमें पहले उसे एसोसिएशन लाना होगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और तुम सबको तो पता ही है वो प्रेसिडेंट यू जिन हो के काफी क्लोज है और वो हंटर एसोसिएशन के काफी क्लोज है। आई होप तुम लोग सही डिसीजन लोगे। यहाँ पार्क डोजिन को भी कॉल आता है। हाँ यस सर, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। तभी सूहो सोचता है, ये एक नया एस रैंक हंटर है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। हंटर संग सूहो, हाँ ठीक है सर। वो फोन काटता है और आगे आकर कहता है, ग्रिम रीपर्स गिल्ड के मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हमारे साथ हंटर एसोसिएशन जाना होगा। क्या ग्रिम रीपर्स गिल्ड? पर मुझे यहाँ स्काउट तो नहीं कहा जा रहा है ना। डोजिन बोलता है कि तुम वांटेड लिस्ट में हो क्योंकि तुमने ली मिनसुंग को मारा है और स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यह सुनकर सूहो बहुत शौक होता है और डोजिन अपना ऑर्डर रिलीज करता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिना कुछ करे मेरे साथ चलो। तभी वहाँ को लोग सूहो को बचाते हैं। ये क्या कर रहे हो? सूहो तो बहुत अच्छा है, इसने हमारी मदद की है। तभी सूहो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी मैं खुद ही एसोसिएशन जाने का सोच रहा था। और सूहो जाने लगता है और कहता है, मुझे वहाँ अपने शेडो सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी और उसके सारे शेडोस उसके अंदर समा रहे थे। अच्छा हुआ अब मैं सारे सोल्जर्स को अपने अंदर रख सकता हूँ। पार्क डोजिन ये देखकर कहता है, संग सूहो का ऑरा अब एक डिफरेंट लेवल पर पहुँच गया है। अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है जो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है? मुझे लगा था कि स्टारडस्ट इस पर काम करेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा। हमें एक ऐसे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक एस रैंक हंटर को भी बिलीवर बना सके। तब तक मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए। तभी सभी के मोबाइल पर डिजास्टर वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है। जीसान करेक्शनल फैसिलिटी, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं। तभी वो लोग स्टारडस्ट की बात करते हैं कि शायद वो लोग स्टारडस्ट का यूज करके भागे होंगे। स्टारडस्ट का नाम सुनकर ही सूहो रुक जाता है। हमें उन सबको रोकना ही होगा। पर डोजिन कहता है, वहाँ पर और भी हंटर्स है, वो संभाल सकते हैं। सूहो बोलता है, अगर उन सब ने वाकई स्टारडस्ट का यूज किया है तो उन्हें नॉर्मल हंटर्स नहीं रोक पाएंगे। यह सुनकर डोजिन कहता है, अगर तुम हमारे साथ एसोसिएशन नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सूहो बताता है, ओ अच्छा, तो उन्हें बोल देना। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डोजिन भी उसे देखता है। सूहो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हें बोल देना कि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं बच निकला और तुम्हारा शुक्रिया। जब काम खत्म हो जाए तो मैं खुद एसोसिएशन आ जाऊंगा। बाद में मिलेंगे।
ओके बाय, और वो बहुत तेजी से वहाँ से चला जाता है। पार्क डोजिन उसे देखकर कहता है, वैसे ये अच्छा है, अब मैं देख सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहाँ चारों तरफ आग ही आग है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हर जगह अलार्म की आवाजें हैं। तभी एक आवाज आती है, ये ह्यूमंस कितने क्रूअल होते हैं, माना स्टोन्स को हमारे नेक बेन के अंदर लगाना ताकि वो हमें मार सके, क्या तुम सबको नहीं लगता? और ये बंदा ये सब कह रहा था। वो नेक बेन को नीचे फेंकता है। हमने तो बस कैटलिज्म के बाद मिले पावर्स का यूज करके वही किया जो हम चाहते थे, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमें क्रिमिनल्स ठहरा कर यहाँ कैद कर लिया। अब मैं इन सब का बदला लूंगा। यहाँ पर बी से लेकर डी रैंक तक वेकेंट्स हैं। जाओ और जो गुस्सा इतने वक्त से दबा कर रखा है उसे बाहर निकालो। अब ये है एक डंजन ब्रेक और इसका नाम है हुआंग डोंग सूक। चैप्टर 49 स्टार्ट होता है, जहां हर जगह लोगों को वार्न किया जाता है कि जीसान फैसिलिटी में बहुत सारे प्रिजन ब्रेक हुए हैं, सभी लोग जल्दी से एवैक्यूएट कर लें। फिर हम देखते हैं कुछ कैदी एक अपार्टमेंट में आए हैं। उनमें से एक कहता है, इस जगह पर तो कोई भी नहीं है, शायद वो सभी वार्निंग सुनकर भाग गए होंगे। फिर वो लोग कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। क्या हम सच में हंटर एसोसिएशन से लड़ पाएंगे? वो दूसरा बताता है, तुमने प्लान नहीं सुना था क्या? अगर हम इस पूरी सिटी को हॉस्टेज बना ले तो कोई भी एस रैंक हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही डोंगसुंग और ह्यूंगनिम के दिए हुए स्टार फ्रेगनेंट भी हमारे पास हैं। जरा सोचो, हंटर एसोसिएशन ने ये रूमर क्यों फैलाया कि ये इलीगल है? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर सभी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उनकी अथॉरिटी खराब हो जाएगी। हाँ, सही कहा, डोंगसुंग ने भी तो यही कहा था। अभी हमारे साइड में एक एस रैंक हंटर भी है। तभी एक बंदे को वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की शराब मिलती है और उन सभी को भी ज्वाइन करने को कहता है। वहीं पर एक छोटा लड़का डर से कांप रहा था और वो किसी को रिपोर्ट करने वाला था। तभी उसे एक प्रिजनर देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगसुक पर और वो उन प्रिजनर्स को देख रहा था जो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो सभी हर जगह लोगों को मार रहे थे और ये देख के इसे बड़ा मजा आ रहा था। मेरा कहना इन सभी के लिए मोटिवेशन जैसा है। मेरे कहने पर ही ये लोग इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने आ गए। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो बताता है, टाइम वेस्ट मत करो और चलो यहाँ से। डोंगसुक कहता है, तुम बस मेरे भाई के भेजे हुए एक आदमी हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। वो आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारे भाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बस उसका एक काम एक्सेप्ट किया है। वो काम ये था कि मैं तुम्हें यहाँ से ओवरसीज ले जाऊँ और इसका नाम है किम टाइशिक। ये सब सुनकर डोंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुमने कहा तुम बी रैंक हो, क्या तुम भी मुझे लो रैंक समझकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? ये सुनने के बाद टाइशिक सोचता है, ये खुद को समझता क्या है? ये तो इतना बड़ा डरपोक है कि खुद स्टार फ्रेगमेंट लेने से भी डरता है। क्या मैं इसे मार दूं? और उसे डोंगसुक की भाई की रिक्वेस्ट याद आती है, जाओ और मेरे भाई को यहाँ ले आओ और अगर फेल हुए तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस बंदे को सोलो लेवलिंग के फैंस जरूर जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन है। यहाँ डोंगसुक कहता है, ओए जवाब दे मुझे। फिर टाइशिक थोड़ा शांत होता है, मैं एक एस रैंक को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। और डोंगसुक से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे भाई के पास। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चोई जोंगिन वू जिनचुल से मिलता है। चोई जोंगिन कहता है, ग्रेट कैटेकलिज्म के बाद पहली बार हम दोनों एक साथ बैटल फील्ड में लड़ेंगे। वू जिनचुल कहता है, मैं बैठकर ये सब तो नहीं देख सकता ना। चोई जोंगिन पूछता है, प्रिजनर्स का लॉक कैसे टूटा? वू जिनचुल बताता है, प्रिजन के कंट्रोल सेंटर को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया और आसपास के हंटर्स पर भी सीक्रेटली किसी ने हमला कर दिया। चोई जोंगिन ये सुनकर कहता है, एक ए रैंक पे कंट्रोल रूम को डिस्ट्रॉय किया और जो एनिमीज है वो स्टारडस्ट का यूज भी कर रहे हैं। इसके पीछे जरूर कोई ताकतवर इंसान होगा। तभी वहाँ कोई आकर कहता है, क्या सच में इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? वू जिनचुल बताता है, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए। लेम टाइग्यू कहता है, मैंने सुना संगसू ने एसोसिएशन आने से इनकार कर दिया और यह मैसेज छोड़ कर गया कि वो जीसान फैसिलिटी जा रहा है। तो आप ही बताइए, अगर कोई इलीगल स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इवॉल्व है और वो वही जा रहा है जहाँ के सभी विलेंस ने स्टारडस्ट का यूज किया है, अब किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। उसने इसीलिए वो मास्क पहना होगा ताकि वो ली मिनसुंग को मार पाए और अपने स्टारडस्ट के इन्वॉल्वमेंट को छुपा सके। यहाँ तक कि उसने अपना रैंक भी गलत बताया और अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा। इसके हाई चांसेस हैं कि वो एक विलन है और मैं उसे सप्रेस करके रहूंगा। और वो जिनचुल कहता है, ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मदद करने गया हो। चोई जोंगिन बताता है, तो तुम ये कह रहे हो कि वो बिना कुछ बताए गायब हो गया और फिर अचानक वापस आ गया, हमारे समन को भी रिफ्यूज कर दिया और सीधा जीसान फैसिलिटी की तरफ भाग गया और इतने टाइम से अपना रैंक छुपाना, ये बात भी कुछ खत्म नहीं हुई। अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि वो एक विलन है। पार्क डोजिन ये
सब सुनकर सोचता है, अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इन एस रैंक से फाइट कर पाऊँ। क्या संग सूहो को ये पता नहीं था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे? क्या स्टारडस्ट के बारे में जानना उसके लिए इतना जरूरी है? वो ये सब कर रहा है सिर्फ स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में जानने के लिए। मुझे अब उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं दूर से ही ये सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं उसके लिए आराम से इंतजार करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सूहो जीसान फैसिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगा अगर मैं 20 प्रिपरेशन का यूज करूंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। थोड़ा सा और इंतजार करो ग्रे। फिर वो तेजी से ऊपर की तरफ जंप करता है। ऊपर से पूरा शहर उसे दिख रहा था। तभी उसे सभी लोगों की चीखें और चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो सोचता है ये उन लोगों की आवाजें हैं जो अभी मर रहे हैं। क्या ये मेरे सेंसेस की वजह से हो रहा है? क्या ये बोन स्किल की वजह से है? अब मैं जितना इंतजार करूंगा उतना ही दर्द मुझे होगा। और वो नीचे लैंड कर जाता है। ग्रे भी उससे अलग हो जाता है। वो सामने देखता है जहाँ कुछ प्रिजनर्स ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है। एक बंदा कहता है ये अभी क्या हुआ? एक डॉग और एक इंसान अभी आसमान से गिरे। तुमने अच्छा काम किया ग्रे, अब सब मैं संभाल लूंगा। एक बंदा हंसते हुए कहता है तुम एक हंटर हो है ना? तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? हाँ। पर वो और कुछ कह पाता उससे पहले सूहो उसके साइड में एक बंदे को इंस्टेंटली मार देता है। वो बंदा पीछे देखता है और कांपने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सूहो कहता है तुम सभी ने प्रिजन को ब्रेक किया तो तुम्हें भाग लेना चाहिए, पर तुम सभी लोगों को मार रहे हो। मैं बस एक ही बार कहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से भाग जाओ या मरो मेरे हाथों। और अपना ऑरा रिलीज करता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल लेक जहाँ किड सूहो बैठा है जो एक आदमी को देखकर कहता है ओह ग्रैंडपा, आपकी बॉडी पर ये चोट के निशान कैसे हैं? वो आदमी कहता है इसे निशान नहीं बल्कि बैज बोलना ज्यादा सही होगा। वो अपना एक निशान दिखाकर कहता है ये मुझे तब मिला था जब मैं एक बच्चे को आग से बचा रहा था, और ये वाला तो जब मैं एक नशे में धुत एक आदमी को बचा रहा था। सच में यार पता नहीं मैंने उसे बचाया ही क्यों। तभी सूहो कहता है क्या दूसरों की मदद करना इतना जरूरी है? यह सुनने के बाद वो आदमी जवाब देता है ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, बस मेरी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर देती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सूहो उस आदमी के सर के ऊपर खड़ा है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। सूहो कहता है तुम सबके पास दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ से भाग जाओ या मरो मेरे हाथों से। ये देखकर एक बंदा बहुत ही डरा हुआ था जो सूहो की किक के बारे में कहता है क्या तुमने उसकी किक देखी? उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। वो दूसरा बंदा कहता है क्या वो एक हाई रैंकिंग हंटर है? तभी पीछे से एक आदमी बताता है किस बात का टेंशन, हमारे पास स्टार फ्रेगमेंट है। यह कहने के बाद वो उस स्टार फ्रेगमेंट को खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी ने वो स्टार फ्रेगमेंट खा लिया है। वो कहते हैं मेरे अंदर तो ताकत जैसे फ्लो हो रही है, अब तो हम ए रैंक क्या एक एस रैंक को भी धूल चटा दे। ये देख के सूहो कहता है तो तुम सभी भागोगे नहीं? तभी पीछे से आवाज आती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सूहो पीछे देखता है और यह है ली मिन सियोंग। वो कहता है उन सभी ने स्टार फ्रेगमेंट लिया है, इसका मतलब वो लड़ने के मूड में है। तुम यहाँ ये सब सोच रहे हो और वहाँ मासूम लोग मर रहे हैं। वैसे भी तुम जैसा कोई किसी को मार भी नहीं सकता। भले ही तुमने जॉब चेंज कर ली पर अंदर से तुम एक लूजर ही हो। और अगर तुम इस बंदे को भूल चुके हो तो ये वही है जिसे सूहो ने सीजन 1 के एंड में मारा था। ये सब सूहो की बस एक इमेजिनेशन है। और यहाँ सूहो एक बंदे की बॉडी में बहुत बड़ा होल कर देता है। ली मिन सियोंग पीछे से चिल्लाता है हाँ बिल्कुल सही, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये सब सुनकर सूहो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी पावर्स बढ़ रही थी और वो एक और बंदे को भी जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो सभी सूहो पर एक साथ अटैक करते हैं पर सूहो उन्हें एक एक करके मार रहा था। वो एक बंदे के ऊपर एक सेकंड में ही बहुत सारे स्ट्राइक्स मारता है जिससे वो तो गया। और सूहो के सामने ही एक बंदा कांप रहा था और कहता है क्या मैंने तो क्लियरली स्टार फ्रेगमेंट खाया था, तो मैं उसके मूव्स देख क्यों नहीं पा रहा? और तभी सूहो उसे एक जोरदार पंच मारता है और इसका जबड़ा तो पक्का टूट गया और उस बंदे को दीवार में घुसा देता है। तभी पीछे से दो और लोग उस पर अटैक करते हैं पर सूहो अपने शेडोज का यूज करता है और उन पर स्पेयर से अटैक करता है। तो हाँ इनका भी गेम ओवर। तभी ली मिन सियोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुम तो काफी बदल चुके हो, पर तुम तो इन्हें ऐसे भी रोक सकते थे, इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? एक हंटर जो मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच फर्क भी नहीं कर सकता, अब तो तुम एक मॉन्स्टर बन रहे हो। और वो गायब हो जाता है। सूहो बेरू से कहता है बेरू
इन सबको एब्जॉर्ब करो और इनकी मेमोरीज पढ़ो। मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है और ये सभी प्रिजन से एस्केप करने के बाद लोगों को मार क्यों रहे हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक हो? सूहो बताता है, हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू सूहो से कहता है, मुझे पता है आपको इंसानों को मारना नहीं है, लेकिन बिना अपनी आइडेंटिटी छुपाए किसी को मारना, क्या ये सही होगा? सूहो बताता है, मैं तो यहाँ लोगों को बचाने आया था, पर मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। अभी हम एटारम के अपोस्टल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पर अगर बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती रही तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस रास्ते पर हम सिर्फ अपने फादर को पीछे खींचते रहेंगे, इसलिए अब मैं किसी से छुपूंगा नहीं, मैं खुद आगे बढ़ूंगा और सबको साथ लाऊंगा। मोनार्क्स के बचे कुछ डिसेंडेंट्स, हंटर्स, विलेंस, आइटम्स और यहाँ तक के मॉन्स्टर्स भी, मैं इस दुनिया की हर एक ताकत को इकट्ठी करूंगा जो एटारम का सामना कर पाए, चाहे मुझे कोई भी तरीका क्यों ना आजमाना पड़े। बेरू कहता है, तो आप कह रहे हो कि आप इस दुनिया की हर चीज को अपने कमांड में लेना चाहते हो? सूहो कहता है, नहीं, मेरा मतलब है अलायंस बनाना, और उसके लिए हमें पहले इन विलेंस का सामना करना पड़ेगा। सिटी में इतने सारे विलेंस को मारने का एक ही रास्ता है, इनकी तादाद को मैच करना। अब मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और वो बोलता है, अराइज। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक कार में कोई कहीं पर जा रहा था, तभी कोई उस पर अटैक करता है और जिन्होंने ये अटैक किया है वो वही भागे हुए प्रिजनर्स हैं। वो कहते हैं, कितने बदकिस्मत थे ये कि यहाँ से गुजर रहे थे, क्या इन्हें पता नहीं था यहाँ क्या चल रहा है? तभी कार से एक पर्सन की आवाज आती है, मीहो, क्या तुम ठीक हो? यस फादर, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उस कार में से कोई बाहर आता है जो उस कार की डोर को उनकी तरफ बहुत तेजी से फेंकता है। ये देखकर वो सभी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उस कार से दो लोग बाहर आते हैं। वो आदमी कहता है, फैमिली ट्रैप में ये सब हो जाना, पर अच्छा हुआ ये हमारे साथ ही हुआ। और ये है बेक मीहो, व्हाइट टाइगर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। वो आदमी कहता है, हाँ सही कहा, पर अगर लेट हुए तो तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा होगी, तो जल्दी से ये सब निपटा कर निकलते हैं। और इसका नाम है बेक यूनहो, गिल्ड मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड, जो कि एक एस रैंक हंटर है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां वही प्रिजनर्स मरे पड़े हैं जिन्हें मीहो और यूनहो ने मारा है। यूनहो पूछता है, और कितने बचे हैं? वो बताती है, लगभग 500 बचे होंगे। ये सुनकर यूनहो कहता है, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत देर हो जाएगा इवेंट के लिए। मीहो बताती है, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन और उसके साथ कुछ एस रैंक यहाँ 10 मिनट में आने वाले हैं। और हाँ, संग सूहो नाम का लड़का जिसके ऊपर स्टार्टस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शक है, वो भी यहाँ पर है। सूहो का नाम यूनहो को कुछ जाना पहचाना लगता है और वो फाइट के लिए रेडी होता है। मीहो कहती है, आपको ऐसे देखकर मुझे उस टाइम की याद आती है जब आप एक फायर फाइटर थे। और यूनहो ऊपर देख के बहुत शौक होता है जहाँ पर थे कुछ शेडो सोल्जर्स। वो कहता है, मीहो, क्या यहाँ कोई डंजन ब्रेक हुआ है? वो कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यूनहो पूछता है, तो ये क्रिएचर्स हैं क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की बहुत डरी हुई थी और वो रो रही थी। एक बंदा जो बहुत घायल था वो उसे भागने के लिए कहता है। उसी के सामने हम कुछ और प्रिजनर्स देखते हैं जिसने उस बंदे को जान से मार दिया है। वो प्रिजनर्स उस पर हंस रहे थे और कहते हैं, एक लड़की को बचाने के लिए इतना कुछ, क्या तुम दोनों डेट पर हो? ये तो कमाल है। और वो लड़की रो रही थी। वो प्रिजनर उस पर अटैक करता है, पर वो अटैक उस पर लग पाता तभी आवाज आती है, अराइज। और जो बंदा मर चुका था वो एक शेडो सोल्जर बन जाता है। वो लड़की कहती है, यूनगोहान, ये तुम्हें क्या हो गया? इस तरफ वो प्रिजनर बहुत डरा हुआ था कि ये बंदा तो मर चुका था, पर अभी से हुआ क्या? तभी वो लोग ऊपर देखते हैं जहाँ संग सूहो खड़ा था। वो कहता है, तो तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा ही स्किल दूंगा। और वो उसे अपना शेडो आइटम नागा वॉरियर बेल्ट दे देता है जो यूज होता है डिफेंस के लिए। और वो उन प्रिजनर्स पर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। सूहो भी उन सबको अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। फिर उन सभी को बाकी बचे प्रिजनर्स ढूंढने का ऑर्डर देता है। यहाँ बेरू कहता है, जैसा आपका प्लान था, आपके सोल्जर्स बढ़ रहे हैं। और सूहो को भी इसमें मजा आ रहा था। ये देखकर बेरू बड़ा खुश होता है और सूहो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सही कहा, ये सच में कमाल की पावर है। वहीं पर वो बंदा जिसे सूहो ने शेडो सोल्जर बना लिया था, उसके सामने वो लड़की रो रही थी। बेरू कहता है, क्या आप उस सोल्जर को नहीं ले जाओगे? सूहो बताता है, वैसे भी वो 24 घंटों के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो क्यों ना हम उन्हें उनके अपनों से मिलने दे। और तभी सूहो को कुछ फील होता है, उसके शेडो सोल्जर्स लगातार मर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टाइशिक बहुत सारे सोल्जर्स को मार रहा था। वहीं पर डोंगसू कहता है, ये आखिर क्या चीज है? मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। ये सुनकर टाइशिक कहता है, अगर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके होते और हमें इनसे लड़ना भी नहीं पड़ता। बातें बंद करो और काम पर लगो। तुम्हें पता है ना, मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट खा लिया है। अब मैं एक ए रैंक से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इन्हें तो मैं आराम से संभाल लूंगा। पर तभी वो सामने देखता
जाता है जहाँ सारे सोल्जर्स ग्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे खड़ा है संग सूहो। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सूहो कहता है, ओह अच्छा, तो यही है जिनकी वजह से प्रिजनर्स एस्केप कर पाए। यह सुनकर डोंगसुक बोलता है, ओए तुम हमारे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो ब्रेट? ओह तो इन बीस्ट को समन करने वाला तुम ही हो, है ना? और सूहो उसे इग्नोर करते हुए बताता है, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम्हें एटारम के अपोस्टल्स के बारे में पता है? यह सुनकर डोंगसुक टाइशिक को इशारा करता है और सूहो से कहता है, ओए आराम से बच्चे, अगर तुम मुझसे बात ही करना चाहते हो तो मुझसे डिस्टेंस बनाए रखो। और पीछे से टाइशिक को इशारा करता है। वो कहता है, तो तुम्हें अपोस्टल्स के बारे में जानना है, मुझे पता है उनके बारे में। और तभी किंग टाइशिक सूहो पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि सूहो उसका अटैक डॉज करता हुआ डोंगसुक के पास आ जाता है। ये देखकर टाइशिक बहुत डर जाता है। सूहो डोंगसुक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में अपोस्टल्स के बारे में नहीं पता तो तुम्हें इतने सारे स्टार फ्रेगमेंट्स कहाँ से मिले और तुमने इस सिटी पर अटैक क्यों करवाया? सूहो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। सूहो को ऐसे देखकर डोंगसुक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है और सूहो से कहता है, अगर तुमने मुझ पर खरोच भी लगाई तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे ही वो ये बोलता है तभी सूहो उस पर अपनी थोड़ी सी पावर्स का यूज करता है और वो नीचे दब जाता है, जिससे नीचे की जमीन भी टूट जाती है। और सूहो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारा भाई कौन है, मेरे सवालों का जवाब दो। ये सुनने के बाद वो कहता है, मेरे भाई ने मुझे ये सब दिया है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में और मेरे पास कोई वजह नहीं था यहाँ पर अटैक करने का, मुझे बस इसमें थोड़ा मजा आ रहा था। और सूहो को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इस तरफ टाइशिक बहुत हैरान था, उसे पता चल गया था कि सूहो कितना ज्यादा ताकतवर है और वो वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। तभी उसकी कानों में आवाज आती है, ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा, और कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद टाइशिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे देखता है, क्या ये कैसी आवाज थी और ये सब कर रहा था ये बंदा। वो सोचता है, मुझे संग सूहो की पावर्स देखनी है वहाँ जाने से पहले, और इसीलिए वो टाइशिक को कंट्रोल कर रहा था और वो उसे कंट्रोल कर लेता है। उसकी ताकत भी बढ़ जाती है और कहता है, स्किल कैमोफ्लेज, और सूहो पर अटैक करता है। वो डॉज तो कर लेता है पर वो अटैक जाकर डोंगसुक को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सूहो पीछे देखता है पर वहाँ टाइशिक नहीं होता। बेरू भी सूहो को बताता है, मुझे अभी अपोस्टल की एनर्जी फील हुई। सूहो भी समझ जाता है कि अब वो अपोस्टल किसी और को कंट्रोल कर रहा है और वो भी रेडी होता है लड़ने के लिए। हमें सूहो को दिखाया जाता है और किंग टाइशिक बहुत तेजी के साथ सब कुछ काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सूहो के सोल्जर्स को मार रहा था। फिर सूहो पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे उसके फेस पर भी एक स्कार लग जाता है और वो सोचता है, इस बंदे के अटैक्स तो किसी असैसिन जैसे हैं। अपने सेंसेस की वजह से मैं उसका हर एक स्टेप फील कर सकता हूँ, जिससे मैं उसके अटैक को डॉज तो कर पाऊंगा लेकिन काउंटर अटैक नहीं कर सकता। फिर हम पार्क डोजिन को देखते हैं जो सोचता है, किंग टाइशिक अब वो एक ए रैंक है और सूहो उसे ही नहीं हरा पा रहा। पर तभी आवाज आती है, एटारम के अपोस्टल तुम सुन रहे हो ना? वो बहुत ही चौंक जाता है और सूहो कहता है, एटारम के अपोस्टल मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बहुत कुछ किया पर किसी की भी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने रिस्क की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाई। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। एक इन्वेडर जो किसी अलग दुनिया से आया है वो किसी के पीछे क्यों छुपेगा और स्टारडस्ट का यूज करके लोगों का ब्रेन वॉश क्यों करवाएगा? सच्चाई तो ये है कि तुम भी खुद को एक्सपोज करने से डरते हो या तुम खुद को एक्सपोज करना ही नहीं चाहते। पर ली मिन सेओंग के इंसिडेंट के बाद तुमने खुद को रिवील किया, एक बीइंग जो खुद को धीरे धीरे रिवील कर रहा है। मतलब तुम भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। यहाँ सूहो के शेडोज उसके पास इकट्ठा हो रहे थे और वो बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी भी पावर्स मेरी तरह बढ़ रही है। अपोस्टल सूहो की बात गौर से सुन रहा था। अब मैं और नहीं छुपूंगा, तो अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। ये सब कहने के बाद सारे शेडोज सूहो के हाथ में इकट्ठा हो रहे थे। फिर टाइशिक भी उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत शॉक होता है कि सूहो उसके ठीक सामने आ चुका है। सूहो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और फिर एक हेवी ब्लो के साथ सूहो उसे मार देता है। उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और वो कहता है, चलो फाइट करते हैं। एटारम के अपोस्टल यहाँ पार्क डोजिन की आंखों से खून निकल रहा था, तो लिम टाइग्यू पूछता है, क्या तुम ठीक हो पार्क डोजिन? वो अपना चेहरा छुपाता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तुम तो कमाल के हो संग सूहो। फिर हम सूहो को देखते हैं जो कहता है, अराइज
और वो डोंगसुक और टाइशिक को अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। सूहो उनसे कहता है तुम लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हारी वजह से बहुत लोग मरे हैं, अब इसकी सजा भुगतो, तुम दोनों अब मेरे लिए लड़ोगे। फिर सूहो अपना स्किल एक्टिवेट करता है शेडो क्रिएशन और हम उन दोनों के शेडोज को बदलते हुए देखते हैं। इस तरफ सूहो सोचता है ये किस चीज में बदल रहे हैं, ये शेडोज खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर वो सामने देखता है जहाँ उन शेडोज से कुछ आइटम्स क्रिएट हुए हैं। उनमें से एक रेयर ग्रेड का आर्मर था जिसका डिफेंस +30 और स्टेमिना +4 था। उसके बाद एक रिंग जो कि हीरो ग्रेड का था जिसका नाम रिंग ऑफ द मर्डरर था। फिर हमें बताया जाता है कि ये यूजर की बॉडी और प्रेजेंस को हाइड कर देता है, पर इससे माना बहुत तेजी से कम होती है, हर एक सेकंड में 10 माना पॉइंट्स। फिर सिस्टम बताता है कि तुम इस आइटम का नाम भी रख सकते हो, क्या तुम इसका कोई नाम रखना चाहते हो? ये देखने के बाद सूहो हैरान होता है, क्या मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ जिससे उसका लेवल भी अपग्रेड होगा? फिर वो उसका नाम रखता है कीरा। सिस्टम बताता है जब तुम किसी आइटम का नाम रखते हो तो वो अपग्रेड होता रहेगा, पर अगर कोई उसे एक बार पहन ले फिर कोई और उसे नहीं पहन सकता। फिर हमें इसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं। कीरा लेवल 1, क्रिएशन ग्रेड हीरोइक, स्ट्रेंथ +3, हेल्थ +3, एजिलिटी +13, इंटेलिजेंट +3, सेंस +3। और इस आइटम के लेवल बढ़ने पे इसके स्टेट्स भी और अपग्रेड होंगे। फिर सूहो उस रिंग को पहन लेता है जो देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है ये आइटम तो बहुत कमाल का है, अगर मैं ऐसे ही हीरोइक ग्रेड आइटम्स को पाता रहूं तो मुझे और भी स्किल्स मिलेंगे जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इन एबिलिटीज के साथ मैं अपने फादर के लेवल तक पहुंच सकता हूं। फिर हम सूहो के शेडोज को देखते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत तेजी से अटैक कर रहा था। सूहो को भी ये फील होता है तो बेरू पूछता है यंग मोनार्क क्या हुआ? वो बताता है वहाँ पर कुछ तो है जो मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। तभी सामने के बिल्डिंग को तोड़ते हुए कोई आता है जो कि है बैक यूनहो जो अपने बीस्ट फॉर्म में है। वो कहता है वहाँ मैंने एक पिलर को देखा जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ आ गया। सूहो उससे कहता है एक बोलने वाला मॉन्स्टर, तुम कौन हो? यूनहो बताता है मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं बच्चे, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, बैक यूनहो, मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया हूँ। सूहो सोचता है ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और मैंने सुना है कि ये एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी यूनहो कहता है तुमसे मुझे खून की बदबू आ रही है। वो बताता है मैं भी एक हंटर हूँ, मैं भी यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ। यूनहो उसका नाम पूछता है। वो बताता है मेरा नाम है संग सूहो, मुझे पता है सभी हंटर्स मेरे पीछे लगे हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसते हुए कहता है तो वो तुम हो, तुम तो काफी बोल्ड हो कि ये एडमिट कर रहे हो कि तुम वांटेड हो, मेरे सामने प्रूफ करो कि तुम सच में इनोसेंट हो। यूनहो अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाता है। सूहो उसे रोकता है और कहता है क्या हम ये बाद में करें? मुझे अच्छा लगा कि कोई एस रैंक यहाँ पर आया, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है, चलो साथ मिलकर लोगों को बचाते हैं। तुम्हें अपनी करंट पोजीशन पता भी है? सूहो बताता है हाँ, पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। तभी यूनहो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक फायर फाइटर था जहाँ सूहो के ग्रैंडफादर उससे सूहो की ही बात कर रहा था जिसका नाम संग इल्हान था। यहाँ यूनहो कहता है रुको जरा, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना है, क्या तुम वही हो जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बात करते थे? तो तुम ही हो कैप्टन इल्हान के ग्रैंडसन। हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो अवेकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग कितने पावरफुल हैं और वो विलेंस, हमने सुना है कि उन पर बुलेट्स भी काम नहीं करते, पता नहीं क्यों इस सिटी को देखकर लगता है जैसे केओस मचा है हर जगह। तभी हम बैक यूनहो को देखते हैं जो सारे विलेंस को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और सूहो भी सबको मार रहा है। बैक यूनहो से कहता है एक समनर होने के बाद भी तुम बहुत पावरफुल हो, मैंने संग इल्हान के बेटे से यही एक्सपेक्ट किया था, वैसे तुम मुझे अंकल कह सकते हो। सूहो भी कहता है अगर हम ऐसे ही इनको मारते रहेंगे तो वो सभी चुप जाएंगे है ना? बैक यूनहो कहता है लगता है तुम इन सब चीजों में नए हो, अगर हम ये सब करते रहेंगे तो वो सब डर जाएंगे और हम जिन्हें बचाना चाहते हैं वो भी बच जाएंगे। ये कहते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करता है, जितना हम अपने पावर्स को दिखाएंगे सभी विलेंस उतने ही डरेंगे और लोग भी उतना ही सेफ रहेंगे। सूहो ये सुनने के बाद कहता है ओह, मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। तभी बैक यूनहो पूछता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सूहो कहता है नहीं। यूनहो बताता है वैसे मेरी भी एक बेटी है और वो भी सिंगल है। यह सुनकर सूहो कहता है क्या कहा आपने? तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जहाँ वू जिनचुल बैक मीहो से बात कर रहा था फोन पर। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया,
तुमने सारे हंटर्स को इवैक्यूएट किया और सारे सिटीजन को भी बचा लिया। वैसे तुम्हारे सामने ये काले से लोग कौन हैं? क्या ये मैजिक बीस्ट हैं? पर इसके बारे में मीहो को भी कुछ नहीं पता था। ये सुनकर लिम टाइग्यू कहता है अगर उसे भी इसके बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें देखता हूँ। वू जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जंप कर देता है और एक एक करके सारे शेडो सोल्जर्स को मारने लगता है। वो सभी पर एम करता है और फिर एक ही बार में सभी को खत्म कर देता है। सुहो को ये फील होता है और वो शौक होता है ये क्या है, पर बेक्यूनहो कहता है अरे फिक्र मत करो, वो हमारे ही साइड में है। एस रैंक हंटर्स हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। ये सुनकर सुहो खुश होता है पर तभी लिम टाइग्यू उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया संग सुहो। तभी उसे ली मिन सुंग याद आता है। यहाँ वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ही स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और सुहो पर अटैक करता है, पर बेक्यूनहो उसे रोक देता है। लिम टाइग्यू कहता है तुम एक क्रिमिनल की साइड क्यों ले रहे हो? यूनहो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात समझ ही नहीं रहा था। यूनहो कहता है इसे विलन कहना, वो भी बिना किसी रीजन के, ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो ली मिन सुंग की वजह से। पर तभी लिम टाइग्यू उस पर अटैक करता है। संग सुहो बताओ तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? यह सुनने के बाद यूनहो को भी गुस्सा आ जाता है और रेडी होता है फाइट के लिए। लगता है तुम ऐसे मानोगे नहीं, पहले मैं तुम्हें चुप कराता हूँ। दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं। सुहो भी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था और सोचता है अगर ये दोनों यहाँ पर लड़े तो ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी उनके सराउंड हम फायर को देखते हैं और कोई कहता है सब लोग शांत हो जाओ। तभी पीछे से चोई जोंगिन आता है जिसके साथ वू जिनचुल भी था। सारे एस रैंक को देखकर सुहो बहुत शौक होता है और बेक्यूनहो कहता है लगता है अब इन्हें समझाना थोड़ा आसान होगा। मीहो भी कहती है आपने ऐसा क्यों किया फादर? अगर ये आपके बॉस का ग्रैंडसन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। चोई जोंगिन भी बोलता है इसने हमारी बात नहीं सुनी और सीधा यहाँ आ गया। पर उनकी बात काटते हुए लिम टाइग्यू कहता है लगता है तुम सब मेरी बात से राजी हो, तो अब बताओ यूनहो क्या तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लाकर एक क्रिमिनल को बचाओगे? पीछे हट जाओ वरना बचोगे नहीं। ये सुनने के बाद यूनहो थोड़ा शांत होता है और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है हाँ सही कहा, मुझे भी यही लगता है, हमें बात करनी चाहिए। ये सुनने के बाद सभी शौक होते हैं क्योंकि ये था हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वू जिनचुल। वो कहता है तो बताओ तुम खुद को प्रूव कर सकते हो हंटर संग सुहो। हमें वू जिनचुल को दिखाया जाता है जो सोचता है ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुझे ही अपनी पास्ट की लाइफ याद है जहाँ मैंने संग सुहो के साथ टाइम बिताया था। शायद उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी अपकमिंग वॉर के लिए। फिर हम इस तरफ इन सभी को देखते हैं जहाँ सुहो बहुत नर्वस खड़ा था और वू जिनचुल उससे कहता है क्या तुम खुद को प्रूफ कर सकते हो कि तुम इनोसेंट हो? तभी चोई जोंगिन सामने आकर कहता है मुझे नहीं लगता ये बात करने की कोई जगह है, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। सुहो हमसे पहले भी भाग चुका है। हाँ यहाँ आकर उसने लोगों को ही बचाया है लेकिन फिर भी। ये सुनने के बाद वू जिनचुल सोचता है हाँ जैसा मुझे लगा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। फिर चोई जोंगिन सुहो पर लगे सभी चार्जेस को बताने लगता है जो सुन के लिम टाइग्यू भी पागल हो जाता है और कहता है जल्दी अरेस्ट करो इसे। वू जिनचुल भी सोचता है हाँ ये सब सही कह रहे हैं, सुहो ने जो भी करा है वो सही तो नहीं है लेकिन मुझे उसका साथ देना ही होगा। फिर उन सभी से कहता है हाँ तुम सब सही हो, पर संग सुहो सबसे पहले यहाँ पहुँचा और ये भी नहीं कि यहाँ आकर उसने कुछ गड़बड़ किया है, उसने यहाँ पर आकर लोगों की जान ही तो बचाई है। वू जिनचुल को सुहो का साइड लेते देखकर चोई जोंगिन सोचता है मैं बहुत टाइम से वू जिनचुल को जानता हूँ पर कभी उन्हें ऐसे गलत डिसीजन लेते नहीं देखा और लिम टाइग्यू भी बस उससे लड़ने के लिए रेडी है। तभी सुहो की आवाज आती है सुनो सभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करता है मैं खुद ही अपने इनोसेंस को प्रूफ करूंगा, शायद मेरा तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। वू जिनचुल भी कहता है नहीं सुहो ऐसा मत करो। सुहो की ये बातें सुनकर लिम टाइग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर अपने तीर से हमला करता है जिससे सुहो को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर बेक्यूनहो उसकी तरफ भागता है पर हम देखते हैं कि सुहो ने भी अपने शेडो वेपन से लिम टाइग्यू पर हमला कर दिया है और वो चाय भी उसकी बॉडी में घुस जाती है जिससे उसे उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेरू भी कहता है या मोनाक क्या आप ठीक हो और क्या आप उनको उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद दिला रहे हैं? सुहो सोचता है जैसा मैंने सोचा था, अगर ये काम करा तो इन सभी को इनकी पास्ट लाइफ याद आ जाएगी, तभी वो मेरी बातें सुनेंगे। फिर वो जाता है चोई जोंगिन पर अटैक करने, पर जैसे ही वो अपना अटैक कर पाता चोई जोंगिन फायर से एक बैरियर रेडी करता है। बेक्यूनहो भी चिल्लाकर कहता है नहीं सुहो ऐसा मत करो। चोई जोंगिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ऐसे मुझ पर हमला कर सकते हो, पर वाकई तुम बहुत डेंजरस हो। तभी सुहो उसके बैरियर को तोड़ता हुआ आता है पर वो कुछ कर पाता तभी मीहो और पाक डोजिन उस पर एक जोरदार किक थ्रू करते हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर हम देखते हैं कि सुहो की वो चाबी चोई जोंगिन के पेट में भी लग चुकी है और उसे भी अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। सुहो भी
रोकता है और कहता है तो बस मैं सिर्फ यही कर सकता था। मीहो सूहो पर अटैक करने आती है, पर तभी पीछे से लिम टाइग्यू कहता है ये मेमोरीज ये है क्या। चोय जोंगिन भी कहता है संग सूहो क्या किया तुमने हमारे साथ, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी सूहो भी उठता है और कहता है ओह फाइनली अब लगता है मैं भी बात कर सकता हूँ। आपने अभी जो देखा वो कोई मेमोरीज नहीं है बल्कि आप ही की पास्ट लाइफ है, उस दुनिया की जो रीसेट हो चुकी है। ये सुनकर चोय जोंगिन कहता है क्या रीसेट, अब ये मत कहना कि ये सब संग जिनू से रिलेटेड है। और पार्क डोजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सूहो कहने लगता है पिछली दुनिया के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मेरे फादर बहुत कुछ झेल रहे हैं। शायद अभी भी मेरे फादर आउटर स्पेस में दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे होंगे इस दुनिया को बचाने के लिए, जिसकी वजह से मैं भी इन्वेडर्स से फाइट कर रहा हूँ जो आउटर स्पेस से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर उन्हें यकीन तो नहीं होता, लेकिन यकीन न करने की भी कोई वजह नहीं थी। वू जिनचुल भी आता है और कहता है हाँ ये सब सच है। तो चलो अब सूहो की बात सुनते हैं। सूहो उन्हें सब कुछ बताता है, जो सुन के वो सभी बहुत शौक होते हैं। लिम टाइग्यू भी कहता है तो ली मिन सियोंग की मरने की वजह है। तभी वू जिनचुल कहता है तो अभी तक तुम सामने क्यों नहीं आए। सूहो जवाब देता है क्योंकि तब मैं बहुत कमजोर था, जिससे मैं अपने फादर के लिए सिर्फ वीकनेस ही बनता। तभी चोय जोंगिन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ भी एक हंटर थी। ये सुनकर सूहो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्या मेरी माँ भी एक हंटर थी। तभी पीछे से पार्क डोजन सोचता है सूहो अच्छा प्लान था, पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने मेरे सामने ये रिवील कर दिया कि तुम लेवल अप कर सकते हो। क्या ये एक अच्छा मूव था? क्या तुम सच में मेरे जितना पावरफुल बन सकते हो? यहाँ सूहो कहता है कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह समझने के लिए चलो मैं तुम सबकी पास्ट की मेमोरीज देखता हूँ। यह सुनने के बाद वो अपोस्टल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर सूहो ने उसकी मेमोरीज देख ली तो उसका सच। चलो शुरू करते हैं। तभी मीहो कहती है पास्ट वर्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट कैटलिज्म हुआ है, और अब एक ऐसी चीज जो पास्ट की मेमोरीज को वापस ला सकती है ये कोई सेंस नहीं बना था। फादर क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? पर यूनहो बता देता है कि वो सूहो पर ट्रस्ट करता है। फिर यूनहो उस की को अपनी बॉडी से टच करता है, वहाँ से कुछ ऑरा टाइप निकलता है और यूनहो रोने लगता है और कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेमोरीज मैं भूल गया था। इन मेमोरीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर मीहो शौक होती है और अपोस्टल भी। उसे पता चलता है कि कभी ये वर्ल्ड रीसेट हुई थी और इससे पहले इन सब के बारे में इसे कुछ पता नहीं था, और वो सोचता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, शायद ये मुझ पर काम नहीं करे, और अगर ये काम किया तो सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर वो एकदम से रेज में चला जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं? क्या जिनको मैंने बिलीवर्स बनाया है मैं उनको यूज करके एक वॉर शुरू कर दूं? और वो बताता है कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स हैं, पर मेरी जो करंट पावर है उससे मैं बिलीवर्स के थ्रू ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, और इसके पास अपनी फुल पावर नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 3 फ्रेगमेंट है और उसे 2 और फ्रेगमेंट्स भी चाहिए अपनी फुल पावर में आने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि मीहो कहती है ये मुझ पर तो काम नहीं किया, मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आई। ये देख के पार्क डोजिन बहुत शौक होता है। सूहो भी बहुत कंफ्यूज होता है कि ये काम क्यों नहीं किया। तभी बेरू बताने लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मेमोरीज यहाँ नहीं आ सकते। और बेरू को देखकर मीहो कहती है ये वीक बग कौन है? जो सुन के बेरू को बड़ा गुस्सा आता है, क्या ये कमजोर बग किसको कहा तुमने? फिर बेरू समझाने लगता है कि अभी के टाइम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर जब संग जिनू ने इस वर्ड को रीसेट किया तो वहाँ पर ग्रेट कैटलिज्म हुआ ही नहीं, और मीहो पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं, क्योंकि उस वर्ड में बेक्यूनहो ने शादी भी नहीं की थी, इसीलिए मीहो की पास्ट लाइफ में कोई भी मेमोरीज नहीं है। तभी पार्क डोजिन आगे आता है, उसकी को अपनी बॉडी से टच करता है और बताता है मुझे भी कुछ याद नहीं आया। तभी वू जिनचुल कहता है तुम्हें नहीं लगता ये कितना स्पेशल है? ये पीस संग जिनू की वजह से है। जो लोग पासवर्ड में नहीं थे वो भी यहाँ पर पीसफुली जी रहे हैं। तभी संग सूहो बताने लगता है जो आउटर गॉड्स हैं अगर वो इस दुनिया को इनवेड करें तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे आप सबकी पावर्स चाहिए इस वॉर के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि वो जेल जहाँ से सारे कैदी भाग गए थे, सारे हंटर ने उन्हें पकड़ लिया था और कुछ कैदियों को तो उसी जेल में वापस डाल दिया, और अभी कुछ ही ऐसे कैदी हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, पर उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। फिर न्यूज में बताया जाता है कि कुछ सोल्जर्स जो ह्यूमन की तरह दिख रहे थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया, अगर वो नहीं आते तो नुकसान और भी ज्यादा होता। न्यूज रिपोर्टर बताने लगती है संग सूहो जो एक ई रैंक हंटर है, जो एक रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू जाकर वहाँ सबसे पहले पहुँचा और लोगों को बचाया। उसने अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे लोगों को बचाया, और ये सब देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया।
सोलो लेवलिंग के फैंस इसे जानते ही होंगे, तो कमेंट्स में बताओ ये कौन है। और ये न्यूज सूहो भी देखता है और सबको बताता है कि ये सब फेक है, मैं रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू गया ही नहीं। वू जिनचुल बताता है हमने इस पर बहुत सोचा और ये हमने ही प्रेस में दिया था, क्योंकि रीअवेकनिंग प्रोसेस ये बहुत रेयर है पर ये एग्जिस्ट करता है। यह सुन के सूहो बोलता है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। चोई योंगिन कहता है क्या तुम सबको ये बताओगे कि तुम एक ऐसे हंटर हो जो लेवल अप कर सकता है, तो लोग क्या कहेंगे, वो सभी तुम्हें ब्लेम करने लग जाएंगे। फिर सूहो बताता है कि मुझे पावरफुल होना है ताकि अपने बाप के पास जाकर उसके साथ लड़ सकूं, क्योंकि वो अकेले ही सारे आउटर गॉड्स के साथ फाइट कर रहे हैं। चोई योंगिन बताता है अगर तुम यहाँ सभी फोर्सेस को यूज करके लड़ना चाहते हो तो एंथुसियाज्म की जरूरत होगी। तुम्हें सबसे पहले अपने पब्लिक इमेज को सही करना होगा। तभी बेक्यूनो कहता है मैं और मेरा व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और चोई योंगिन भी बताता है मैं और द एंटायर हंटर गिल्ड हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। पर लिम टाइग्यू सवाल करता है क्या तुम्ही ने ली मिनसेयोंग को मारा है। सभी उस पर चिल्लाते हैं लेकिन सूहो कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा है। आगे लिम टाइग्यू पूछता है जब ली मिन संग मर रहा था तो वो कैसा था। सूहो बताता है एटारम ने उसे कंट्रोल किया था, उसे एक स्टार फ्रेगमेंट भी दिया था। लिम टाइग्यू कहता है तुमने उसे अप्रोच क्यों किया। सूहो बताता है क्योंकि मुझे शक था कि ली मिन सियोंग का एटारम से कोई कनेक्शन है। लिम टाइग्यू फिर से सवाल करता है ली मिन सियोंग ने एटारम के अपोस्टल के साथ कोऑपरेट क्यों किया। सूहो बताता है इस बारे में मुझे नहीं पता। और लिम टाइग्यू मन में कहता है सूहो ने जो कुछ भी किया है वो गलत तो नहीं है, पर मैं उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूँ। लेकिन तभी सूहो बोलता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि ली मिन सियोंग मरते टाइम क्या बोल रहा था, वो क्या फील कर रहा था। वो अपने लास्ट मोमेंट में हंस रहा था, वो स्माइल कर रहा था। मैंने उसके स्माइल से बिटरनेस फील किया। अपोस्टल के उसे कंट्रोल करने के बाद भी उसने हार नहीं माना। जब वो मरा तो उसने मुझ पर एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था। फिर लिम टाइग्यू भी कहता है मैं और ग्रिम रीपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर वू जिनचुल बहुत खुश होता है। सूहो संग जिनू से एकदम अलग है, लेकिन जब भी वो सीरियस होता है सूहो के अंदर संग जिनू की रिफ्लेक्शन आती है, जिससे मुझे संग जिनू की याद आती है। मुझे भी इसका इंतजार है क्या सूहो संग जिनू की विल को कैरी कर पाएगा। फिर सूहो उन्हें फाइनल वॉर के लिए उसका प्लान बताता है जो हमें तो बताया नहीं जाता, लेकिन उसका प्लान सुन के सभी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। हम शैडो डंजन में देखते हैं जहाँ सन्नू अमूत के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमूत उसकी तारीफ करता है। सूहो भी अपने स्टेट्स को देखता है और एसल भी उसे देख रही थी और वो सोचती है जब मैं उनके साथ मिली थी तब से लेकर अब तक वो कितने बदल चुके हैं। तभी सूहो जाने लगता है। एसल उसे रोकती है। यंग मना क्या आप जा रहे हैं। सूहो बताता है हाँ अब से मैं बहुत बिजी रहूंगा क्योंकि मैं फील्ड टाइम डंजन को रिमूव करने जा रहा हूँ। ये सुनकर एसल बहुत शौक होती है और सनू उसे बताता है कि उसकी एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई थी और वहीं से सूहो को परमिशन मिला था सारे फील्ड टाइप डंजन को खत्म करने की। ये कहकर वो शैडो डंजन से जाने लगता है। पीछे से एसल कहती है तो क्या आप हमें मदद करने के लिए बुलाएंगे। सनू कहता है हाँ जरूर, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। और ये कहकर ही वो चला जाता है। ये सुनकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। इसके बाद हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिसके बाहर बेक मी हो और उसके साथ कुछ हंटर्स होते हैं। और बेक मी हो सोचती है मुझे यहाँ पर एक पिलर की तरह रखा गया है और एक ऐसा हंटर जो कि बिल्कुल नया है, पता नहीं उसने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। उन्होंने क्यों से सारे फील्ड टाइप डंजन के ओनरशिप दे दिए, इससे उनका बहुत नुकसान होगा। वहीं पर संग गीहुन भी होता है और उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है वो सब कुछ अकेले कर सकता है, शायद ये सच हो, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप कर सकता है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं होता, पर अगर मास्टर चोई जोंगिन ने कहा है तो ये सच ही होगा। और यहीं पर पार्क डोजिन भी था, वही अपोस्टल। तभी वहाँ पर ओरा का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो जगह कांपने लगती है। वो सभी बहुत शौक होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने संग सूहो आता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, जबकि मैंने उस बॉस को बहुत पहले ही हरा दिया था। और वहाँ कुछ माइंस थे जिनके अंदर एसेंस स्टोन्स को मुझे लाना ही था। वहाँ पर और भी बहुत जगह थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए। वो अपने एसेंस स्टोन्स को दिखाता है जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो सोचते हैं हाँ ये डी रैंक डंजन है, पर इतनी जल्दी ये काम नहीं होता और वो भी अकेले। आखिर है कौन ये बंदा। और इस तरह पाक डोजिन संग सूहो को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी एस रैंक को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग संग सूहो के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये एक सही डिसीजन था या नहीं। चोई जोंगिन कहता है इससे हमारा बहुत लॉस होगा। यह सुनकर बेक्यून हो कहता है अरे यार तुमने सुना नहीं क्या,
उसने क्या कहा कि अगर एटारम और इन्वेडर्स ने यहाँ पर इन्वेट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चोई जोंगिन कहता है हम दोनों का तो ठीक है, पर हम में से जो सबसे ज्यादा इंसिस्ट था वो था लिम टाइग्यू। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो या फिर कुछ और? ये सुनकर वो चुप हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद कहता है जैसे उसने कहा कि इन सारे डंजन के अंदर स्टारडस्ट बनाए जाते हैं और वो उन्हें रोक सकता है। मैं बस यही चाहता हूँ, यही वजह थी ली मिनसियोंग के मरने की। मैं बस ये खत्म करना चाहता हूँ। तभी चोई जोंगिन कहता है लेकिन क्या हो अगर वो इन्वेडर्स उसी की तरह निकले जो हमने पिछली दुनिया में फेस किए थे? तभी हमें उन सारे मोनाक्स को दिखाया जाता है। ये सुनकर बैक्यूनहो भी चुप हो जाता है। तभी सामने से वू जिनचुल कहता है क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि तुम लोग इसे कभी अवॉइड नहीं कर सकते? पर फिक्र मत करो, सुहो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद हमें वही मीटिंग को दिखाई जाती है जहाँ चोई जोंगिन कहता है ठीक है हम तो समझ गए, लेकिन बेकमी हो और पाक डोजिन उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं है, तो तुम उन्हें कैसे समझाओगे? तभी वू जिनचुल कहता है इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है नेशनल लेवल। थॉमस एंड्रे ऑफ यूएस, लियो जीगेंग ऑफ चाइना, सिद्धार्थ बच्चन ऑफ इंडिया, ये लोग नॉर्मल हंटर्स से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इवन ऐसे हंटर्स तो इनके सामने कुछ भी नहीं, इनकी ताकत का कोई लिमिट ही नहीं होता। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि बाकी हंटर्स को अपने नीचे रख सकते हैं। अगर संग सू हो नेशनल लेवल या उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाए तो मुझे यकीन है फिर सब लोग उसकी बातें सुनेंगे। यह सुनकर सू हो कहता है नेशनल लेवल ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम दो। इस 1 महीने में मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि किसी भी हंटर को मैं राजी कर पाऊं। फिर वू जिनचुल भी उसे पूरा सपोर्ट करने का कंफर्मेशन दे देते हैं। यहाँ तक कि एक बोर्ड मीटिंग में भी वो सबको इसके बारे में राजी करा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहो को दिखाया जाता है जो लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए जा रहा था और हर एक हिट के साथ उसका पावर लेवल बढ़ रहा था। इसके बाद वो इस डंजन को भी क्लियर कर देता है। ये देख कर संगी होन कहता है क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? बेकमी हो भी कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। उसने 2 दिनों में ही इतने सारे डंजन को क्लियर कर दिया, 2 डी रैंक, 4 सी रैंक और 2 बी रैंक, और ये सब कुछ उसने अकेले किया। ये कैसे हो सकता है? और मैं फील कर सकती हूँ उसका ऑरा, उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर सुहो माना को अपने हाथ में लेता है और कहता है अब मैं शेडोज की पावर को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने माना रैंक को बढ़ा रहा हूँ। तभी बेरू भी आकर कहता है यंग मोना क्या मैं आपकी मदद करूँ? वो ऐसे हंटर पाक डोजिन मैं उसके साथ आपको कंपेयर करूं? पर सुहो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फील कर सकता हूं कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ पर है। और यहाँ पाक डोजिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद सारा काम खत्म करके सुहो अपने घर आता है। घर आकर वो बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो वहाँ पर किसी को देखता है जिसके हाथ में उसकी फैमिली की फोटो थी। वो कहता है अरे यार अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर पहले आती तो मैं पहले उन्हें मार देता। तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए संग सुहो, और इस बंदे को आप जानते ही होंगे, तो कमेंट्स में बताओ कौन है। वो उस फोटो को नीचे फेंक देता है और उस पर फेर रख देता है। ये देखकर संग सुहो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और पूरा रेड में चला जाता है और सोचता है तो ये है एसेंक अवेकनर हुआंग डोंगसू। तभी उसे वू जिनचुल की कही बात याद आती है। उसने बताया था कि जीसान फैसिलिटी के पीछे जिसका हाथ था वो हुआंग डोंगसू का छोटा भाई था, और अगर बाय एनी चांस वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। यहाँ पर सुहो कहता है हुआंग डोंगसू तो तुम यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आए हो, पर मैंने तो तुम्हारे भाई को मारा ही नहीं, तुम्हारे भाई को मारने वाला था किंग टाइशिक। जो सुनकर डोंगसू सोचता है ये बंदा कह क्या रहा है, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि टाइशिक के बारे में भी जानता है। पर यहाँ मैं अपने भाई का बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं बस उस लड़के को देखने आया हूँ जिसने मेरे प्लेन को बर्बाद किया। तभी सुहो कहता है चलो यहाँ से कहीं और पर लड़ते हैं। डोंगसू कहता है आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तभी सुहो उस दीवार पर पंच मारता है जिससे वो दीवार भी टूट जाती है। देखो मेरे अंकल मेरे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी के आने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो जल्दी से चलो यहाँ से। ये सुनकर डोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो दोनों कहीं और चलते हैं जहाँ डोंगसू कहता है तुम मुझे देखकर डरे हुए नहीं लग रहे, शायद तुम्हारी रीअवेकनिंग की वजह से तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्या तुम कोई एस रैंक बन चुके हो? सुहो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने अपना रैंक चेक नहीं किया। फिर वो डोंगसू से एक सवाल पूछता है तुम्हें स्टार फ्रेगमेंट कहाँ से मिला? डोंगसू कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो और मैं तुम्हें बताऊं क्यों? मार्केट में आजकल ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सुहो भी ये सुनकर सोचता है लगता है इसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसे शायद ये एटॉर्म के पोस्टर से मिला होगा। तभी डोंगसू स्माइल करते हुए कहता है स्टारडस्ट का यूज तो सिर्फ कमजोर लोग करते हैं, और हम देखते हैं कि डोंगसू के हाथ में कुछ ब्रेसलेट जैसा था जो कि पूरा स्टार फ्रेगमेंट से बना हुआ था। फिर वो सुहो
सुहो से कहता है तू एसेंग हंटर के रूप में रीअवेकन हुआ है, पर अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि सभी एसेंग हंटर एक जैसे नहीं होते। और इसी के साथ वो अपना ऑरा रिलीज करता है। इसे देखकर सुहो सोचता है मुझे लगता है ये ली मिन सियोंग से स्ट्रॉन्ग है। वैसे देखा जाए तो एसेंग हंटर से लड़ने का मेरे पास ये पहला मौका है। इसके बाद वो इमीडिएटली डोंगसू पर पंच मारने आता है, पर डोंगसू जमीन पर किक मारता है जिसके प्रेशर से ही सनू बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। और यहाँ डोंगसू पूरा रेड में चला जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम एक एसेंग हंटर को हरा पाओगे? तुम एक मामूली से हंटर हो, तो चलो मैं देखता हूँ तुम में कितना दम है। ये कहने के बाद ही वो सुहो पर एक तगड़ा पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। सुहो खुद को संभालता है लेकिन तभी डोंगसू उस पर एक किक मारने आता है, लेकिन इस अटैक को सुहो डॉज करता है और वो अटैक जाकर जमीन पर लगती है जिससे वो पूरी जमीन टूट जाती है। तभी सुहो उसकी मुंह पर लात मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो हंसने लगता है। फिर वो सुहो पर एक और पंच मारता है जिससे वो दूर चला जाता है। फिर इमीडिएटली वो उसके पास आता है और बहुत ज्यादा पंचेस मारने लगता है और कहता है क्या तू सच में इस पावर से मुझे हरा पाएगा? सुहो भी सोचता है मेरे उसमें पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन डोंगसू से फाइट करते दौरान मुझे वैसा प्रेशर फील नहीं हुआ। जब शेडो डंजन के अंदर मैं अपने अलग अलग सेल्फ के साथ फाइट कर रहा था तब मुझे जो प्रेशर फील हुआ वो अभी मुझे फील नहीं हो रहा। यही सब सुहो सोच रहा था, जो देखकर डोंगसू कहता है तू कितना एरोगेंट है जो फाइट के दौरान किसी और चीजों के बारे में सोच रहा है। ये कहने के बाद ही वो सुहो को एक और पंच मारता है जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सुहो ने उसके हाथ में एक वेपन घुसा दिया है। इस तरफ बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क क्या आप ठीक हो? सुहो कहता है मेरे एबिलिटीज के बिना एक एनहेंसमेंट टाइप एसेंग हंटर को हराना बहुत मुश्किल होगा। फिर सुहो उठता है और कहता है मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट सेव किए मैं उन सभी को स्ट्रेंथ में लगाने वाला हूँ। हालांकि मैं इन सबको किसी और जगह पर यूज करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। तभी सुहो डोंगसू के सामने आता है और कहता है तो चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं सुहो का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने सारे शेडो आइटम्स को जोड़कर बनाया है, एक आर्मर। और कमेंट्स में बताओ ये आपको कैसा लगा। अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ अपने फुल स्ट्रेंथ में। डोंगसू कहता है तुझे क्या लगा ये बेकार सी चीज पहनकर तू मुझे हरा सकता है? पर वो मन में कहता है इसके पास ये सब आया कहाँ से? तभी उसे बहुत हेवी ऑरा फील होता है और वो सोचता है ये ब्लैक ऑरा है क्या चीज, और इसी के साथ उसे कुछ याद आने लगता है। इसके बाद हमें सोलो लेवलिंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिनू ने इसे हराकर अपना शेडो सोल्जर बना लिया था, जहां जिनू उससे कहता है तू मरा है अपनी ग्रीड की वजह से, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा ग्रीडी। क्या तुझे ये नाम पसंद आया? और यहाँ पर हम देखते हैं डोंगसू का ह्यूमन वाला लुक और उसका शेडो सोल्जर वाला लुक जब वो जिनू का एक शेडो सोल्जर था। ये यादें देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक होता है और अभी सुहो रेडी है अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डोंगसू से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देता है और सोचता है अरे यार ये मेरा स्टाइल नहीं है लड़ने का, मुझे इससे मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड है। और उस तरफ डोंगसू अपना सर पकड़कर खड़ा था और उसे प्रीवियस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे जिनू ने उसे कुत्ते की तरह मारा था और फिर उसे मारकर अपना शेडो सोल्जर बना लिया था। पहले तो डोंगसू को यकीन नहीं होता कि ये मेरे ही मेमोरीज हैं, लेकिन तभी डोंगसू को जिनू की वो आंखें याद आती है और वो कहता है मैं उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है मैं ये सब भूल चुका था लेकिन अब मुझे ये फिर से याद आ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं संग जिनवू। सुहो भी यहाँ कहता है इसे मेरे फादर के बारे में कैसे पता, लेकिन बेरू उसे बताता है ये ग्रीड है और इसे भी अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही है। सुहो पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ। बेरू से बताता है कि प्रीवियस वर्ल्ड में जिनू और डोंगसू का रिलेशन बहुत खराब था। फिर वही सब बताता है कि इसने जिनू के एक इम्पोर्टेंट मेंबर को किडनैप कर दिया था और फिर जिनू ने डोंगसू को मार दिया था और अपना एक शेडो सोल्जर बना लिया था और उसका नाम रखा था ग्रीड। और अब लगता है कि उसे सारी मेमोरीज याद आने लगी है। सुहो पूछता है पर मैंने तो शेडो की यूज ही नहीं की तो इसे सारे मेमोरीज याद कैसे आ रहे हैं? बेरू बताता है कि ये हमने ऑलरेडी वू जिनचुल के केस में देख लिया है। मुझे इसका सही से आंसर तो नहीं पता, लेकिन जैसे वू जिनचुल के साथ ये हुआ था वैसे इसके साथ भी शायद ये हुआ है। यहाँ डोंगसू सोचता है उस पिक्चर में जिनू और उसकी माँ थी, यानी ये उसका बेटा है, लेकिन यहाँ पर जिनू एज अ हंटर काम क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या रीजन हो सकता है? और फिर यहाँ वो सुहो पर एक जोरदार पंच मारता है और वो कहता है अब मेरे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपना बदला लेने की। सुहो उस अटैक को ब्लॉक करता है द डार्क ह्यूमन, शायद उसने मुझ पर नेक्रोमेंसर स्किल का यूज किया था, पर ये जो बच्चा है
अगर इसके पास वो स्किल होगी भी, फिर भी ये नया है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। उसने मुझे जबरदस्ती अपना स्लेव बना लिया था, जो मैं बनना नहीं चाहता था, और जैसे तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था संग जिनवू, अब मैं इसका बदला तुम्हारे बेटे से लूंगा। और इस तरफ सूहो ने अपने हाथों में एक आर्मर पहन लिया था और उसके हाथों में शेडो डेगर था, और उसी डेगर से वो उस पर एक स्लैश मारता है और फिर लगातार उसकी बॉडी पर अटैक करता है, और हम डोंगसू के बॉडी पर बहुत सारे घाव देखते हैं। फिर सूहो अपना हाथ पीछे करता है और शेडो वर्ड से एक हथियार चूज करता है। वो इनमें से किसी आइटम को भी समन कर सकता है। इसके बाद वो उससे एक अमेजिंग तलवार को बाहर निकालता है और उसी से डोंगसू पर अटैक करता है। डोंगसू की हालत यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आता ये इतना ताकतवर कैसे हो गया और ये एबिलिटीज कैसी हैं? क्या जिनू के पास ये एबिलिटीज थी? बेरू भी कहता है वो फाइट के दौरान ही बहुत ताकतवर हो रहा है, उसके स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड माय लॉर्ड, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे यकीन है यंग मोनार्क एक दिन आपके साथ खड़े होंगे। सूहो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है, जिससे डोंगसू की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसे अपने आंखों के सामने संग जिनू दिख रहा था। अभी उसे लग रहा था जैसे कि वो सूहो से नहीं बल्कि जिनू से फाइट कर रहा है। एंड गाइस, लुक एट दिस पैनल। और इसी से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है, और वो सोचता है मैं यहाँ से भाग तो रहा हूँ, लेकिन मैं और ताकतवर हूँगा। मैं कुछ देर के लिए चुप तो रहा हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम उसके ऊपर संग सूहो को देखते हैं। वो बहुत तेजी से आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूहो उसे स्टेप कर देता है, और अब उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। तो वो कहता है अब तुम भी मुझे अपना स्लेव बनाओगे तो कोशिश कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं रेजिस्ट करता रहूंगा। मैं बहुत डिस्परेटली कोशिश करूंगा, इतना जितना मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें भी और संग जिनवू को भी। ये सुनकर सूहो कहता है इसके सपने देखो तुम कभी मेरे बाप तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम तो मुझे भी हरा नहीं पाए। कर लो कोशिश, जितनी कोशिश करनी है कर लो। और तभी सूहो उसका सर दर्द से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं एक स्टेटस विंडो ओपन होता है जहां सूहो का बहुत ज्यादा लेवल अप होता है, और वहीं पर खड़े खड़े वो डोंगसू की बॉडी को देखकर कहता है बिना शेडो की के यूज किए इससे सारे मेमोरीज याद आ गए। लगता है ये मेरे बाप से कुछ ज्यादा ही नफरत करता था। वो बेरू से पूछता है क्या हो अगर मैं इसे अपना शेडो सोल्जर बना लूं? बेरू कहता है मुझे लगता है ये तो आपके लिए एक ऑनर की बात होगी। सूहो भी सोचता है शेडो सोल्जर बनना ये तो एक पनिशमेंट जैसी है। बिना अपने मर्जी के एक स्लेव बनकर रहना, वो खुद से जजमेंट कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। पर अगर सच कहूँ तो शेडो इक्विपमेंट उसमें सिर्फ पावर एम्बेड करना होता है। ये बिल्कुल कारमा जैसा है, मतलब बॉडी से सोल जाने के बाद भी वो काम करता है। तभी वो कहता है अराइज। फिर शेडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन तभी नोटिस आता है शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स बचे हैं। इससे सूहो को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से कहता है अराइज। फिर से शेडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन तभी फिर से नोटिस आता है कि शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और अब सूहो के पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। तभी सूहो कहता है शायद तुम सच में शेडो सोल्जर नहीं बनना चाहते, तो इतना तुम्हारे मन के अंदर हेट्रेड भरा हुआ है। चाहे तुम कितना भी रेजिस्ट कर लो, लेकिन मुझे बस ताकत चाहिए। मुझे तुम्हारे इंटेंशन समझने का कोई शौक नहीं, और मैं तुम्हारा यूज करूंगा, चाहे ये मुझे जबरदस्ती ही करना पड़े। और वो फिर से कहता है अराइज। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम एक गाड़ी को देखते हैं जहाँ से वू जिनचुल और चो जोंगिन निकलते हैं और सूहो के घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी सूहो आता है ओ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है हंटर एसोसिएशन को खबर मिल चुकी थी। वू जिनचुल पूछता है तुम ठीक हो? वो इंट्रूडर कौन था? यहाँ पर हुआ क्या? सूहो बताता है वो हुआंग डोंगसू था, वो बहुत क्लोज था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ मैं जीत गया। तभी वो अपना गॉन्टलेट दिखाता है और सूहो ने डोंगसू को शेडो सोल्जर नहीं बनाया है, बल्कि उससे एक हीरोइक गॉन्टलेट बनाया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें माना टेस्टिंग फैसिलिटी को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे। एक बंदा बाहर आता है जिसका रैंक बहुत कम आया था, डी रैंक। वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। वो बहुत ज्यादा दुखी था और एक बंदा उसे चेयर कर रहा था। तभी एक न्यू एस रैंक को अनाउंस किया जाता है जो कि एक रीअवेकनर है और इसने जीसान फैसिलिटी में सबको बचाया था। सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन सूहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से वू जिनचुल भी उसे देख रहा था जो कहता है तो वो अब एक एस रैंक हंटर बन गया जैसे उसने प्रॉमिस किया था। वहीं पर एस रैंक हंटर्स का मीटिंग चल रहा था और वू जिनचुल यही कहता है कि अगर वो इसी तरह ग्रो होता रहा तो वो जल्द ही नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। अब हमें फाउंडेशन मिल चुका है, हमें जल्द ही नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना चाहिए और अब धीरे धीरे करके हमें पूरी दुनिया के सारे हंटर्स, सारे गिल्ड्स को सच्चाई बतानी चाहिए। और ये सब हम उस हंटर संग जिनू के लिए कर रहे हैं। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। तभी बैक्यून हो भी कहता है हाँ सूहो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपोस्टल ऐसे बेटा ही नहीं रहेगा, वो भी अपना काम करेगा। वू जिनचुल भी कहता है हाँ
सही कहा, स्टारडस्ट और स्टार फ्रेगमेंट, हमने इन सब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी फैल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसको किन किन ने कंज्यूम किया है, कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। इसलिए अब हमें लोगों को बहुत ध्यान से चुनना होगा जिस पर हम भरोसा कर सके, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे कई गुना चालाक है। तभी हम वहाँ उस अपोस्टर को देखते हैं, पार्क डोजिन, जो उन रिपोर्टर्स के बीच में सूहो को देख रहा था और वो इंस्टेंटली वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक डंजन में देखते हैं जहाँ पार्क डोजिन आया था, लेकिन वो अपना सारा काम अपने बिलीवर्स से कर रहा था, साला लेजी, और वो अकेले ही सारे डंजन को क्लियर कर रहा था। वो उस डंजन के बीस्ट को हरा देते हैं और सब कुछ कलेक्ट करने लगते हैं। तभी पार्क डोजिन कहता है, बस करो और सब यहाँ आ जाओ। ये कहकर ही सभी बिलीवर्स उसके सामने झुक जाते हैं और पार्क डोजिन सोचता है, जब से मैंने ली मिन सियोंग को कंट्रोल किया है तब से एरेंग हंटर को कंट्रोल करना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन ये इन पर ज्यादा स्मूथली काम नहीं कर रहा। और अब सुहो भी एरेंग हंटर बनने के बाद सारे हंटर्स को रिक्रूट करेगा। ऐसा लगता है वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, ऐसा गेम जिसके साथ ज्यादा अवेकनेस होंगे वही जीतेगा। अब जबकि वो कोरिया के सारे एरेंग हंटर्स को जोड़ रहा है, अब मेरे लिए हंटर्स को बिलीवर्स बनाना फायदेमंद नहीं होगा, पर अगर मैं उससे डायरेक्टली फाइट करूं तो क्या होगा। अब वो जैसे ग्रो हो रहा है वो इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने सारे बिलीवर्स को भी इकट्ठा करूं तब भी शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन जब मुझे अपना फोर्थ फ्रेगमेंट मिलेगा तब मैं जीतूंगा। फोर्थ फ्रेगमेंट की पावर अब आने वाली है और उस पावर को पाने के लिए मुझे जीतना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी वो हंसने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ओह पार्क डोजिन, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पार्क डोजिन उसे गुस्से से देखने लगता है। वो लड़की कहती है, मैं अपनी पार्टी से सेपरेट हो चुकी हूँ, अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए। तभी इंस्टेंटली पार्क डोजिन उस पर हमला कर देता है और कहता है, रीपर गिल्ड इस जगह को ऑन करती है और कोई भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकता, तो बताओ कौन हो तुम। तभी वो हथियार उसके चेहरे से गायब हो जाता है और वो कहती है, तुम्हारी इंस्टिंक्ट तो बहुत शार्प है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मीन नहीं था। बिना वार्निंग के तुमने मुझ पर हमला कर दिया, किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, हंटर पार्क डोजिन या फिर अपोस्टल ऑफ एटारम। तभी उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और ये सुनकर पार्क डोजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से के साथ पूछता है, मैंने पूछा कौन हो तुम। यहाँ पर उसका चेहरा बनने लगता है और वो कहती है, ओह मैं हूँ अर्शा, दूसरी दुनिया की प्रेसिडेंट, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। पार्क डोजिन पूछता है, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो बताती है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, मैं स्टारडस्ट के ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर ली मिन सियोंग के पास गई और इसी प्रोसेस में मुझे अपोस्टर्स के बारे में पता चला। मेरे सबऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन गैदर करने में माहिर हैं। तभी सारे पार्क डोजिन के बिलीवर्स उसमें तलवार घुसा देते हैं। वो कहती है, मुझ पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस एक क्लोन हूँ, तुम्हें बस इसी बात का डर है ना कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना कर दूं, पर इसकी फिक्र मत करो, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी कमाल की हूँ। मैंने मार्केट में मिलने वाले स्टार फ्रेगमेंट को और भी ज्यादा एनहेंस कर दिया है, अब इससे तुम एक एसरेंग को भी काबू में कर सकते हो। पार्क डोजिन इसे देखकर सोचता है, इसमें जो सोल फायर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और ये और भी ज्यादा स्टेबल हो गया है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये ऐसा कुछ भी कर सकती है। अर्शा कहती है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे और भी फ्रेगमेंट्स ला सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में हम मोनार्क ऑफ शैडो और संग सूहो को साथ मिलकर खत्म करेंगे। पार्क डोजिन पूछता है, लेकिन तुम मेरे साथ हाथ क्यों मिलाना चाहती हो, मैं तो इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। अर्शा बताती है, तुम्हारी सोच तो बहुत छोटी है, मैं इस दुनिया की रहने वाली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए। तभी पार्क डोजिन कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही थी तो तुम उस वक्त क्यों नहीं आई जब ली मिन सियोंग जिंदा था। तभी अर्शा कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या, लड़कियों को वो लोग नहीं पसंद जो ज्यादा सवाल करते हैं और मुझे किसका साइड लेना है वो मैं डिसाइड करूंगी, और ये तो ऑब्वियस है, जिससे मुझे ज्यादा फायदा होगा मैं उसी के साइड रहूंगी। मैं भी एक मोनार्क की डिसेंडेंट हूँ, बिल्कुल संग सूहो की तरह जो शेडो ऑफ मोनार्क का डिसेंडेंट है, और अब मैं सूहो के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगी। पार्क डोजिन पूछता है, तो तुम्हारे पास भी सूहो की तरह ही पावर्स हैं। अर्शा बताती है, अगर तुम शेडो अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं, मेरे पास कुछ अलग पावर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए यही देख लो। तभी पीछे से उस डंजन का बीस्ट फिर से जिंदा हो जाता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी अर्शा उसका सर दर्द से अलग कर देती है। मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं क्योंकि मैं हूँ डिसेंडेंट ऑफ प्लेग, अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और अर्शा उसी डंजन से निकलती है जहाँ उसके दो और डिसेंडेंट वेट कर रहे थे। उनमें से उस छोटी बच्ची का नाम पिया होता है और वो कहती है, अर्शा नेगोशिएशन कैसी रही, क्या अपोस्टल ऑफ एटारम मान गया। अर्शा बताती है, हाँ वो मान गया। फिर अर्शा सोचती है, पार्क डोजिन अपोस्टल ऑफ एटारम, मैंने उसके कुछ सवालों के जवाब दिए और वो इतने में ही मान गया, ये तो बहुत आसान था।
लेकिन ये होना ही था क्योंकि उसके सामने शेडो ऑफ मोनार्क है और वही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना, जरूर सिस्टम के पास इसके लिए कोई वजह होगी। और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पास भी सिस्टम है। अब सिस्टम बाजार में बिकने लगा है क्या? हर किसी के पास है। उसके पास एक क्वेस्ट था, पाथ टू बिकमिंग अ मोनार्क, जहाँ लिखा था तुम्हारे मोनार्क बनने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शेडो ऑफ मोनार्की है, इसीलिए जाकर अपोस्टल ऑफ द मोनार्क के साथ हाथ मिलाओ और इसका रिवॉर्ड है कि उसे अगला रास्ता मिलेगा मोनार्क बनने के लिए। इसके बाद अर्शा कहती है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, हम जल्द ही मोनार्क बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम एक गिल्ड के कुछ लोगों को देखते हैं जो कोरिया के एक एस रैंक हंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, जो कहते हैं ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है, क्या आप फेम गिल्ड के साथ इस ए रैंक गेट पर जाएंगे? और इस एस रैंक हंटर का नाम है ली यून सेओक, जो कि एक फ्रीलांसर हंटर है। और वो कहता है मैंने पहले भी कहा है मैं उन गेट्स में नहीं जाता जो ए रैंक या उससे ज्यादा के होते हैं। वो बंदा कहता है लेकिन ये तो आपके एस रैंक की बर्बादी होगी, अगर आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यून सेओक कहता है चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं बड़े डंजन में जाने का रिस्क नहीं ले सकता, अब चले जाओ यहाँ से। वो बंदा कहता है लेकिन आप तो कोरिया के एस रैंक हंटर हो, एक ए रैंक डंजन क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यून सेओक कहता है मुझे हर रात एक नाइटमेयर आता है कि सारे मैजिक बीस्ट मुझे खा रहे हैं, वो मेरे हाथ पैर अलग करके खा रहे हैं। और वो ये कहते हुए ही कांपने लगता है, आखिर क्या फायदा मेरे एस रैंक होने का जबकि मैं एक मैजिक बीस्ट को भी देखकर डर जाता हूँ, प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। वो दोनों चले जाते हैं और वो खिड़की के पास खड़ा होता है और उसे वही सपना याद आता है कि कैसे सारे मैजिक बीस्ट उसे खा रहे हैं। बाहर जाते हुए उनमें से वो लड़की कहती है क्या हम ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे? वो लड़का बताता है क्या तुमने उसकी आंखें देखी नहीं, एक एस रैंक होने का क्या फायदा, तुम लड़ाई ही ना करो। और वहीं पर हम पार्क डोजिन को देखते हैं जो यहीं पर आ रहा था। फिर वो यून सेओक के ऑफिस में चला जाता है जहाँ यून सेओक कहता है तुम तो एस रैंक हंटर हो रीपर गिल्ड से, मैंने तो सुना था रीपर गिल्ड वाले बहुत घमंडी होते हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्क डोजिन कहता है मैंने सुना कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो मैजिक बीस्ट को देखकर ही डर जाता है। यून सेओक कहता है क्या यहाँ तुम मुझसे लड़ने आए हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। और इतने में ही वो अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है अगर तुम मेरे लाइटनिंग से मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी पार्क डोजिन उसके माथे पर वही स्टार फ्रेगमेंट रखता है जो उसे अर्शा ने दिया था। और पार्क डोजिन कहता है तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारा अपोनेंट कोई मैजिक बीस्ट नहीं होगा। यून सेओक वहाँ खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। पार्क डोजिन सोचता है डार्कनेस संग सू हो जो कि शेडो ऑफ मोनार्क का डिसेंडेंट है, और अभी जो दूसरे डिसेंडेंट आए हैं जो कि मोनार्क ऑफ शेडो के खिलाफ है, ये बहुत अजीब है। इससे तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया, ये सभी बाहर के लोगों को रोकने में इतना बिजी हो गए कि अंदर के लोगों को भूल ही गए। मैं ध्यान रखूंगा कि इन सबको अच्छे से इस्तेमाल करूं। और हम देखते हैं कि यून सेओक की आंखें बदल जाती है, मतलब अब वो पार्क डोजिन के कंट्रोल में आ गया है। एंड विद दिस ये वीडियो खत्म होती है। अभी तक सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं, अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्या होगा। और बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।